जय हिंद दोस्तों, मैं हूं दीपेंद्र सिंह राठौड़ और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुरुक्षेत्र क्लासेस अजमेर पर। दोस्तों, पिछली क्लासेस में हम 5 क्लासेस पढ़ चुके हैं जिसमें फिजिक्स के अलग अलग टॉपिक्स के मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया था और उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपने बहुत अच्छे से उनको कंठस्थ किया होगा, उनको समझा होगा और उनको इंपॉर्टेंट मार्क करके उनमें से आपने क्वेश्चंस याद किए होंगे। तो दोस्तों, उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा नया टॉपिक लेते हैं। आज का टॉपिक भी हमारे फिजिक्स का है और फिजिक्स का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक बल एवं दाब। बल एवं दाब से भी एक क्वेश्चन कभी कभी आर्मी में पूछा जाता है, वो अपन करेंगे। दोस्तों, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, मैं आपके लिए एक टॉपिक भी मिस नहीं करेंगे। जहां जहां से क्वेश्चन आर्मी आपसे पूछ सकता है वहां वहां हर टॉपिक को टच करेंगे अपन और उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो आज की श्रृंखला में भी हमारे 20 क्वेश्चंस रहेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर का पूरा जान है, इस चैप्टर का पूरा निचोड़ है। चलिए, बिना समय को व्यर्थ किए हुए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस बल के कारण दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है? ऐसा कौन सा बल है जिसके कारण दूध को मथने पर क्रीम क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। तो दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाना, ये किस बल के कारण हो पाता है? आपने एक बल पढ़ा होगा, 2 बल पढ़े होंगे जोड़े में। एक होता है अभिकेंद्रीय बल और एक होता है अपकेंद्रीय बल। ठीक है, एक तो होता है अभिकेंद्रीय बल और एक होता है अपकेंद्रीय बल। तो आपने ये 2 बल जरूर पढ़े होंगे। एक तो होता है आपके पास अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, एक तो होता है अभिकेंद्रीय बल और दूसरा भाई लोगों आपके पास होता है अपकेंद्रीय बल। दोनों ही बड़े ही इंपॉर्टेंट बल होते हैं यांत्रिकी के अंदर। तो दोनों बलों के बारे में आपने पढ़ा होगा, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं ब्रीफली, तब आपको समझ में आ जाएगी कहानी। अभिकेंद्रीय बल ऐसा बल होता है जो वर्तीय गति करते हुए किसी कण के बाहर की ओर लगता है। मतलब ये अगर आपका वृत्त है, ये वृत्त है, तो इस वृत्त में अगर कोई कण गति कर रहा है, मान लो आपका ये कोई वृत्त है, ये कोई कण है और इसमें एक कण गति कर रहा है, ये चारों ओर गति कर रहा है इस तरीके से। तो इस वृत्त के बाहर की ओर जो बल लगेगा, किधर की ओर बल लगेगा? बाहर की ओर जो बल लगेगा वो कौन सा बल होगा? वो होगा आपका अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल होगा? वो आपका अभिकेंद्रीय बल होगा। और इस वृत्त के वो होगा आपका अपकेंद्रीय बल होगा। और इस वृत्त के केंद्र की तरफ जो अंदर की तरफ बल लगेगा वो कौन सा बल होगा? वो आपका अभिकेंद्रीय बल होगा। तो केंद्र की तरफ कौन सा लगेगा? अभिकेंद्रीय। और केंद्र से दूर कौन सा लगेगा? अपकेंद्रीय बल लगेगा। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो दूध को मथने पर क्रीम कहां आ जाती है? बाहर की ओर आ जाती है, अंदर नहीं जाती है, बाहर की ओर आ जाती है। तो वो किसके कारण होता है? अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। किसके कारण होता है? अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, या इस अपकेंद्रीय बल का एक और नाम है, इसको कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा जा चुका है, छद्म बल यानी काल्पनिक बल, सूडो फोर्स। ये हमेशा लगता हुआ प्रतीत होता है, ओरिजिनल में ये बल नहीं लगता है। तो अपकेंद्रीय बल को छद्म बल या आभासी बल भी कहा जाता है। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी समझ में आई होगी अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। क्वेश्चन है अगला आपके पास, निम्न में से कौन सा आभासी बल है? अभी बताया था मैंने, अपकेंद्रीय बल को छद्म बल या आभासी बल कहा जाता है। तो समझना आपके लिए सार्थक हो गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सीधा ऑप्शन नंबर बी, अपकेंद्रीय बल। इसका नाम क्या है? आभासी बल, या अपकेंद्रीय बल को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है छद्म बल। तो छद्म बल या आभासी बल को ही क्या कहा जाता है? अपकेंद्रीय बल। इसको अंग्रेजी में भी नाम देते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं सूडो फोर्स, है ना? सूल्डो फोर्स नहीं, सूडो फोर्स। ठीक है, ये ध्यान रखना। कई मारवाड़ी में बच्चे बोल दे सूल्डो फोर्स क्या होता है? सर आपने तो सूल्डा फोर्स बता दिया। ये सूडो फोर्स है। सूडो मतलब होता है काल्पनिक, छद्म बल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए ध्यान से। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है? चलिए मैं आपको बताता हूं। आपने कभी अगर वॉशिंग मशीन देखी हो तो वॉशिंग मशीन में एक तो कपड़े धोने का सेक्शन होता है और एक कपड़े सुखाने का सेक्शन होता है। देखा होगा आपने। कपड़े सुखाने वाले सेक्शन को देखिएगा
उसमें क्या होता है, वो कपड़े गोल गोल घूमते हैं और कुछ समय पश्चात गीले कपड़े में से पानी बाहर की ओर आ जाता है और कपड़ा थोड़ा सूखा सूखा हो जाता है, तो पानी बाहर की ओर आता है, गोल गोल घूमता है वृत्तीय पथ के अंदर कपड़ा, है ना, यूं घूमता है और पानी थोड़ी देर बाद कहां आ जाता है, बाहर की ओर आ जाता है। तो बाहर की ओर कौन सा बल लगता है किसी वृत्तीय पथ में, अपकेंद्रीय बल लगता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, अपकेंद्रीय बल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आर्मी में पूछे जा सकते हैं 100%, ठीक है। चलिए तो अपन आगे बढ़ते हैं, मैंने समझा दिया था पहले ही अभी आपको ये कहानी, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है, निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है। क्षयकारी मतलब क्या होता है, क्षयकारी मतलब होता है हास करने वाला या नुकसान करने वाला, हास करने वाला या नुकसान करने वाला। घातक बल कौन सा है, निम्न में से घातक बल कौन सा है, क्षयकारी मतलब नुकसान करने वाला बल कौन सा है। स्थिर वैद्युत बल नहीं, गुरुत्व बल नहीं, चुंबकीय बल नहीं, घर्षण बल। आंसर हो जाएगा आपका घर्षण बल। क्या हो जाएगा आंसर आपके पास, घर्षण बल आंसर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि घर्षण के बारे में एक बहुत ही फेमस कथन है, अगर आप लोगों ने सुना हो तो, घर्षण एक आवश्यक बुराई है, बुराई भी है लेकिन आवश्यक भी है। मतलब घर्षण हमेशा गति की विपरीत दिशा में लगता है, ठीक है ना, और ये चीजों को खराब करने का काम करता है। जैसे मान लो हमारे घर के दरवाजों वगैरह में आवाज आती है, दरवाजे घिस जाते, कलपुर्जे घिस जाते हैं मशीनों के, और दरवाजों की मशीनें घिस जाती है। किस कारण घिस जाती है, वो घर्षण बल के कारण घिस जाती है। लेकिन फिर भी एक ये आवश्यक बल है, क्योंकि इसके बिना हमारा चलना संभव नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बल भी है, लेकिन ये क्षयकारी है, यानी नुकसान भी करता है। तो क्षयकारी बल कौन सा है आपका, घर्षण बल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 105 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है, यानी उत्प्लावकता को कहते हैं बायोन्सी, इंग्लिश में कहते हैं बायोन्सी। उत्प्लावकता यानी बायोन्सी, ठीक है, बायोन्सी से संबंधित है। उत्प्लावकता क्या होती है, बायोन्सी क्या होती है। उत्प्लावन बल आपने सुना होगा, जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोते हैं तो वह वस्तु ऊपर की ओर एक बल अनुभव करती है, उसको क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। अगर आपने नहीं समझ पाए तो सर्दी में आपने देखा होगा, सर्दी के दिनों में हम जब नहाने जाते हैं बाथरूम के अंदर, तो ना कुछ खेल करते हैं, उसमें क्या होता है, ठंडा ठंडा पानी होता है, तो अपन क्या करते हैं, वो पानी है ना एक बार यूं करके फिर यूं छिटक के देखते हैं ठंडा है कि नहीं है ना। हालांकि वो जितना टाइम वेस्ट करते जाओगे वो पानी और ठंडा होता जाएगा, लेकिन फिर भी मग्गे में भर के और थोड़ा बहुत यूं करके देखते हैं कि भाई ठंडा है, गर्म है, कैसा है। और फिर मान लो फिर भी टाइम पास नहीं हो रहा, तो कुछ महान लोग क्या करते हैं, मग्गे को करते हैं उल्टा और उस पानी के अंदर यूं दबाते हैं उसको, मग्गे को, और फिर दबाते हैं, फिर वो मग्गा ऊपर उठता है, तो मजा आता है, ऐसा लगता है वाह क्या गेम है ये तो। लेकिन वो गेम कौन सा है, वो गेम है उत्प्लावकता का। जब भी आप मग्गे को पानी में यूं करके डुबोते हो, वो वापस ऊपर की ओर आता है, कौन सा बल लगता है वहां, उत्प्लावन बल लगता है। तो उत्प्लावन बल का सिद्धांत किसने दिया था, उत्प्लावन बल का मान किसने ज्ञात किया था, उत्प्लावन बल का मान ज्ञात किया था आर्किमिडीज नामक वैज्ञानिक ने। आर्किमिडीज ने ही उत्प्लावन का सिद्धांत दिया था, जिसको तैरने का सिद्धांत भी कहते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 ध्यान से देखिएगा क्या है, ब्लैक बोर्ड पर चौक द्वारा लिखना किस गुण के कारण संभव है। अरे ब्लैक बोर्ड छोड़ो, मैं आप इधर देखना जरा ध्यान से, मैं आपको क्या समझा रहा हूं। ये क्या हो रहा है, देखिएगा ध्यान से, ये क्या हो रहा है, अगर कोई समझ पाए तो। ब्लैक बोर्ड से चौक पे ही नहीं, आप किसी भी पेन द्वारा किसी भी बोर्ड पे लिखना किसके कारण संभव है, घर्षण के कारण। अगर घर्षण नहीं होगा तो ऐसे लकीटे होंगे जो मैंने अभी बनाए हैं। ये लकीटे क्यों हुए हैं, ये लकीटे इसलिए हुए हैं क्योंकि मेरे हाथ से पेन क्या हो रहा था, फिसल रहा था। ध्यान रखना, अगर मान लो घर्षण नहीं होगा तो पेन आपका फिसलेगा और आप अक्षर नहीं लिख पाओगे, क्योंकि चिकनी सतहों पे घर्षण बल क्या होता है,
कम होता है। अगर आप इस बोर्ड के ऊपर अगर तेल डाल दो, पानी डाल दो, तो क्या मैं लिख पाऊंगा क्या आसानी से? नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि चिकनी सतह बन जाएगी और चिकनी सतहों पे घर्षण बल क्या होता है? कम होता है। इसीलिए क्या होता है कि ब्लैक बोर्ड पर चौक द्वारा लिख पाना किस बल के कारण संभव हो पाता है? घर्षण बल के कारण संभव हो पाता है। किस बल के कारण संभव हो जाता है? घर्षण बल के कारण संभव हो पाता है। तो चिकनी सतहों पर ब्लैक बोर्ड पर चौक द्वारा लिख पाना किसके कारण संभव है? घर्षण बल के कारण संभव है। क्या घर्षण बल यहाँ पे है क्या? घर्षण बल तो सर ऑप्शन में ही नहीं है। कोई बात नहीं, अगर घर्षण बल ऑप्शन में नहीं है तो दोस्तों तो आसंजक बल इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और अगर आसंजक बल ऑप्शन में नहीं हो तो आपका आंसर होगा घर्षण बल। आप बोलोगे सर आसंजक बल क्या होता है? देखिए, सहसंजक बल होता है दो समान वस्तुओं, दो सेम प्रकार के कणों के बीच में लगने वाला बल। दो समान कणों के बीच में लगने वाला बल, समान कणों के बीच लगने वाला बल जो होता है वो कौन सा होता है? सहसंजक बल होता है। लेकिन अगर मैं बोलूं असंजक बल क्या होता है? दो असमान कणों के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है? असंजक बल कहलाता है, असंजक बल कहलाता है। तो दो समान कणों के बीच सहसंजक, दो असमान कणों के बीच क्या हो जाएगा? असंजक। तो चौक और जो ब्लैक बोर्ड है वो दोनों अलग अलग कण हैं, अलग अलग वस्तुओं के कण हैं, तो इसीलिए आपके असंजक बल आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है आपका, जल की सतह पर एक सुई या पिन तैरती है, इसका कारण है। देखिए ध्यान से सुनना, एक मच्छर जल की सतह पर तैरता है या एक पिन है ना जल की सतह पर तैरती है, यह कारण है पृष्ठ तनाव का। पृष्ठ तनाव क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है द्रवों का ऐसा गुण जिसके कारण वो अपनी सतह के क्षेत्रफल को न्यूनतम करने का प्रयास करता है। वो गुण क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव कहलाता है। और इसे न्यूनतम करने के प्रयास में ये पिन या मच्छर जल की सतह पर क्या करते हैं? तैरते हैं। बहुत ही अच्छा उदाहरण है, आपसे पूछा जा सकता है। तो बताइए, जल की सतह पर एक सुई या पिन तैरती है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है सर पृष्ठ तनाव। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 108, पौधे के तंतुओं में पानी चढ़ने का कारण है। पौधे के तंतुओं में रुक गई, अरे हिल गया था यार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पौधे के तंतुओं में पानी चढ़ने का कारण है। पौधे के तंतुओं में पानी चढ़ने का कारण है। देखिए, हम पानी डालते हैं जड़ में और पानी जो है वो पौधे के सारे ऊपर तक कैसे पहुंच जाता है? उसमें दो चीजें काम करती है। देखिए, हम जड़ में डालते हैं पानी, वो ऊपर तक कैसे पहुंच जाता है? उसमें दो उत्तक काम करते हैं। एक का नाम है जाइलम, सुना होगा आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी का, पूछा जा सकता है आपके। एक तो होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। एक तो होता है जाइलम और एक क्या होता है? फ्लोएम। जाइलम तो क्या करता है? जाइलम आप जो पानी डालते हो उसको ऊपर तक पहुंचाता है, तो ये जल को ऊपर तक पहुंचाता है। जाइलम क्या करता है? जाइलम आपका जल को ऊपर तक पहुंचाता है। तो आप जाइलम के लिए लिख सकते हो कि जाइलम अंकल जो हैं वो किसको ऊपर तक पहुंचाते हैं? जल को पत्तियों तक पहुंचाने का काम करते हैं। और फ्लोएम अंकल क्या करते हैं? फ्लोएम अंकल जो पत्तियों ने भोजन तैयार किया है उसको पूरे पेड़ तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये भोजन को पहुंचाता है, ठीक है। ये भोजन को प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन तैयार किया गया है उस भोजन को पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। और जाइलम क्या करता है? जाइलम आपका जल को पहुंचाता है, यानी जल को पहुंचाने का काम करता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये तो जाइलम को कहते हैं जल संवहन उत्तक। क्या कहते हैं जाइलम को? जल संवहन उत्तक। लेकिन हमारा ये क्वेश्चन नहीं है, तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बात बताई है। आपके पूछा जा सकता है कि हम पौधे के अंदर जड़ों से ऊपर तक पानी किस उत्तक के द्वारा जाया जाता है? जाइलम के द्वारा। और पत्तियों द्वारा तैयार भोजन पौधे के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है? फ्लोएम। लेकिन फिजिक्स की भाषा में जो पानी है वो जड़ से ऊपर तक कैसे जाता है? वो केशिकाओं के कारण जाता है। पेड़ के अंदर, पौधे के तने के अंदर असंख्य केश नलियां बनी होती है, छोटी छोटी नलियां बनी होती है। उसके द्वारा पानी नीचे से कहां जाता है? ऊपर जाता है। जैसे एक लालटेन के अंदर आप तेल डालते हो और वो तेल है ना ऊपर तक जाता है। एक मोमबत्ती, एक उसको क्या बोलते हैं अपन,
ठीक है, मोमबत्ती बोलते हैं, ठीक है, लालटेन, छोटी लालटेन जो आती है, चिमनी जिसको बोलते हैं, चिमनी के अंदर तेल डालते हैं और फिर वो पानी ऊपर, तेल ऊपर कैसे जाता है, वो भी केशिकात्व के कारण जाता है। तो ये क्या आंसर हो जाएगा आपका, केशिकात्व हो जाएगा। इसको कैपिलरी राइज बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है ये। लालटेन में पानी भी, लालटेन में तेल भी किसके कारण चढ़ता है, केशिकात्व के कारण ही चढ़ता है। तो लालटेन के अंदर भी तेल जो चढ़ता है वो भी किसके कारण चढ़ता है, केशिकात्व के कारण। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। लालटेन के अंदर तेल भी केशिकात्व के कारण ही चढ़ता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 109। तो क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। घर्षण पर आधारित कौन सी प्रक्रिया नहीं है, निम्न में से ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो घर्षण पर आधारित नहीं है। तो पहला है लिखना, बिल्कुल लिखना तो अभी है ही घर्षण पर आधारित, मैंने बताया था आपको, ठीक है। बोलना, बोलना भी घर्षण पर आधारित है। चलना, चलना भी घर्षण पर आधारित है। लेकिन सुनना, सुनने में घर्षण का कोई योगदान नहीं होता है। तो सुनना जो प्रक्रिया है वो घर्षण पर आधारित नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था आपके पास, पर पूछा जा सकता है, आर्मी का फेवरेट क्वेश्चन माना जा सकता है इसको। फुवारा निम्नलिखित है, निम्नलिखित में से किसके सिद्धांत पर आधारित है। फुवारा निम्नलिखित सिद्धांत, यहां पे ऐड कर लेना इसको, निम्नलिखित सिद्धांत, निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। फुवारा निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। कौन से सिद्धांत पर, आपका आंसर होगा बर्नौली सिद्धांत। अब बर्नौली सिद्धांत क्या होता है वो आपको नहीं पढ़ना, आप तो सीधा ध्यान रख लेना जो फुवारा होता है वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है, बर्नौली सिद्धांत पर। यही पूछा जाएगा आपके आर्मी में, ठीक है। आपको भी एग्जाम पास करना है तो इन क्वेश्चन को कुछ को रटना भी पड़ेगा आपको, तो इसको डायरेक्ट रटो। फुवारा किस सिद्धांत पर आधारित है, बर्नौली सिद्धांत पर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 111। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। एक लोहे का इतना बड़ा जहाज तैरता रहता है लेकिन इतनी छोटी सी कील डूब जाती है पानी में, किस सिद्धांत पर आधारित है। ये आर्किमिडीज के तैरने के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि जहाज का आकार नीचे से इस प्रकार बनाया जाता है कि वो उतना ही पानी हटाता है जितना कि उसका भार है, और अगर उतना ही पानी हटाएगी कोई वस्तु जितना कि उसका भार है तो वस्तु उस सतह पे तैरेगी, उस द्रव की सतह पे, ठीक है। लेकिन कील ऐसा काम नहीं कर पाती, कील अपने से ज्यादा भार हटाती है, तो इसलिए वो डूब जाती है। तो आपका आंसर क्या होगा, आर्किमिडीज के तैरने के सिद्धांत पे, जिसको प्लवन का सिद्धांत या तैरने का सिद्धांत भी कहते हैं, उस पर आधारित है ये घटना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कोई नहीं पूछेगा आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, लेकिन आपसे ये पूछ लेंगे बताओ एक लोहे की कील डूब जाती है पर एक लोहे से बना इतना बड़ा जहाज समुद्र में तैरता है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। फाउंटेन पेन यानी आपका शाही वाला पेन किस सिद्धांत पे काम करता है। शाही वाला आपका पेन है जो है वो केशिकात्व के सिद्धांत पे काम करता है। किस पे काम करता है, केशिकात्व। केशिकात्व क्या होता है, केशिकात्व की घटना ये होती है कि अगर कहीं पे छोटी छोटी केश नलियां बनी हुई होती है, उससे द्रव जो है वो उच्च दाब से निम्न दाब से उच्च दाब की ओर जाता है, ठीक है। तो फाउंटेन पेन के अंदर जो शाई आती है, वो पेन के अंदर शाई ऊपर से नीचे कैसे आती है, केशिकात्व के कारण आती है। किसके कारण आती है, केशिकात्व के कारण आती है। तो केशिकात्व आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसलिए आप देखना एरोप्लेन के अंदर, हवाई जहाज के अंदर फाउंटेन पेन की शाई नीचे गिर जाएगी, ठीक है, क्योंकि वहां पे केशिकात्व की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। 113, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है। मैंने कई बार बता दिया ये आपको कहानी, ये कहानी मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि अगर आप किसी ब्रश को पानी के अंदर डुबोगे तो उसके ब्रशेस सिकुड़ जाते हैं। और किस कारण सिकुड़ जाते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण कोई भी वस्तु अपने क्षेत्रफल को कैसा करने का प्रयास करती है, न्यूनतम करने का प्रयास करती है, द्रव के संपर्क में आते ही। तो यह आपका पृष्ठ तनाव आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ।
अगला क्वेश्चन है स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक का प्रयोग निम्न में से किसका सीधा प्रयोग है? मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेस, ये सब के सब किसके सिद्धांत पर आधारित है? पास्कल के सिद्धांत पर, नॉट रास्कल, पास्कल के सिद्धांत पर। पास्कल क्या कहता है? पास्कल कहता है अगर आप किसी सतह में एक सतह पर दाब लगाओगे तो दूसरी सतह पर भी उतना ही दाब लगेगा अगर वो एक ही सराउंडिंग के अंदर उपस्थित है। तो पास्कल के नियम पर आधारित है ये कहानी। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट, सब के सब किस पे आधारित है? पास्कल के नियम पर। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 है बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ना जाने कितने एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। मैंने पहले ही बोल दिया आपको बर्नौली प्रमेय क्या होती है वो आपको ध्यान नहीं रखना, लेकिन बर्नौली प्रमेय के उदाहरण और बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित है ये क्वेश्चन आपके आर्मी में 100% पूछा जा सकता है, क्योंकि एसएससीजीडी में बहुत बार पूछा जा चुका है। बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित है? बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ऐसे विद्युत के अंदर एक नियम होता है, विद्युत आवेश के अंदर, और वो नियम क्या होता है? लेंज का नियम। लेंज का नियम भी एक नियम होता है। लेंज का नियम वो किस पर आधारित है? तो लेंज का नियम भी आपका किस पर आधारित होता है? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। तो लेंज का नियम भी किस पे आधारित होता है? ऊर्जा संरक्षण पे। और बर्नौली का प्रमेय भी किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पे। ये दोनों क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं आर्मी के अंदर, अभी याद कर लेना, इनको रट लेना एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 116। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहते हैं? अभी बताया था मैंने, अगर एक ही पदार्थ के कण है उनके बीच में कौन सा बल लगेगा? सहसंजक बल लगेगा। और अलग अलग पदार्थों के कण है तो कौन सा लगेगा? आसंजक बल लगेगा। ठीक है दोस्तों, बहुत आज इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 117। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? आप सभी को पता है वायुमंडल का दबाव, दाब मापने के लिए बैरोमीटर नाम के उपकरण का उपयोग किया जाता है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्मी में कई 2-3 बार पूछा जा चुका है। बैरोमीटर का उपयोग किस में करते हैं? वायुमंडलीय दाब को मापने पे। और भी इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन आते हैं, मापक यंत्रों के क्वेश्चन आते हैं, उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपके 10-15 यंत्र होंगे जो आर्मी में पूछे जा सकते हैं 100%, तो वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। आप वहां पे मैं आपको याद करा दूंगा अच्छे से। चलिए तो अभी आप ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ। पृष्ठ तनाव किसके कारण उत्पन्न होता है? सहसंजक बलों के कारण या आसंजक बलों के कारण? तो आपका आंसर होता है पृष्ठ तनाव हमेशा सहसंजक, एक ही प्रकार के एक ही पदार्थ के एक ही प्रकार के कणों के बीच में लगने वाले बल के कारण उत्पन्न होता है, जिसको कहते हैं सहसंजक बल। तो सहसंजक बल का परिणाम है कौन? पृष्ठ तनाव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ। घर्षण को कम करने का उपाय है। अगर हमारे घर में गेट के अंदर आवाज आने लगती है दरवाजों में, तो क्या करते हैं? ये आपने मशीनों में देखा होगा, मशीन का एक तेल की कूपी होती है ना, या सरसों का तेल हम गेट के अंदर डालते हैं मशीन के अंदर। वो क्यों डालते हैं? उसको चिकना बनाते हैं ताकि वो आवाज ना करे। ठीक है, तो यही घर्षण का उपाय है। अगर आपके कल पुर्जे घिस गए मशीनों के, तो घर्षण को कम करने का उपाय क्या है? उसमें तेल डालो, ग्रीस डालो। ठीक है, तेल या ग्रीस डालो, जो किसका रूप है? स्नेहक का रूप है। या तो आप यूज करो तेल का, मशीनों के लिए यूज करो ग्रीस का। ठीक है, इनका उपयोग करते हैं। तो ये सब किसका प्रकार है? स्नेहक का प्रकार है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कभी अगर पूछ ले आपके, जो भारी मशीनें होती है, भारी मशीनें उद्योगों में लगी होती है, उनके अंदर घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उनके अंदर ग्रेफाइट पाउडर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट पाउडर का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रेफाइट का चूर्णित रूप का उपयोग किया जाता है भारी मशीनों में घर्षण को कम करने के लिए, और हमारे नॉर्मल स्नेहक का उपयोग करते हैं। स्नेहक क्या होते हैं? तेल वाली चीजें, चिकनी चीजों को स्नेहक कहा जाता है। लुब्रिकेंट जैसे तेल हो गया, ग्रीस हो गया, इन सबको अपन स्नेहक कहेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आखिरी क्वेश्चन 120 नंबर। अभिकेंद्रीय बल की दिशा होती है। अभिकेंद्रीय बल मैंने पहले ही बताया है, ये वृत्त है, इस वृत्त के अंदर कोई वस्तु वर्ताकार पथ में गति कर रही है, और अगर कोई कण यहां पे गति कर रहा है, इसके अंदर चारों ओर गति कर रहा है इसके, तो अभिकेंद्रीय बल किधर की तरफ लगता है? तो सर अभिकेंद्रीय बल लगता है केंद्र की तरफ लगता है।
ठीक है, ये अभिकेंद्रीय बल लगता है और केंद्र से दूर कौन सा लगता है, अपकेंद्रीय बल लगता है। तो बताओ अभिकेंद्रीय बल कहां लगेगा, केंद्र की ओर, तो वृत्त के केंद्र की ओर। आपका सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि ऐसा क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ये आपके आ जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको एक सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा और आप इन क्वेश्चंस को लिख लिख के घर पे याद करिए। इनमें से कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल बेस है जो आपको याद ही करने हैं, लेकिन वो आपके याद करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि वो एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो आपको रिस्क नहीं लेनी है, उनको याद करना है। अगर आप मेरे साथ अंत तक जुड़े रहे तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि एग्जाम से पहले पहले मैं आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड करा दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनमें से आपके 15 के 15 साइंस के क्वेश्चन लगभग उन्हीं में से आ जाएंगे। लेकिन वो कब होगा, जब आप लोग मेरा साथ दोगे। तो आप पढ़ो इसको, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अपने लक्ष्य को एक रखो। सबसे बड़ी बात है, अपने लक्ष्य को आपको एक रखना है। अगर आप इधर उधर भागोगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। अगर वर्दी का एक लक्ष्य रख रखा है कि हमें फौज की वर्दी लेनी है, तो उसी पे रहो, क्योंकि आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कहीं पे, भगवत गीता के अंदर एक श्लोक लिखा हुआ है जो छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और छात्र जीवन में उसको उतारना चाहिए। कौन सा श्लोक है वो, भगवत गीता के अध्याय नंबर 2 वर्ष 41 यानी श्लोक नंबर 41 में एक श्लोक लिखा हुआ है, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं आपके लिए। कौन सा श्लोक है वो, व्यवसाय आत्मिका बुद्धिर एकः गुरुनंदन, व्यवसाय आत्मिका बुद्धिर एकः गुरुनंदन, बहुशाखाय अनंतश्च बुद्धाय व्यवसाय नमः। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अगर आपकी जो आत्मा है, आपका जो व्यवसाय है, उसमें आपकी आत्मा और बुद्धि दोनों एक साथ लगे रहेंगे। जैसे मेरा व्यवसाय है पढ़ाना, तो मेरी आत्मा और मेरी बुद्धि उसी में लगी होगी, तो मेरा व्यवसाय भी आगे बढ़ेगा, है ना। वो तीनों एक साथ काम करेंगे। लेकिन बहुशाखाए अनंतश्च, अगर आप बहुत सारी शाखाओं में, आप बहुत जगह अपना दिमाग लगाओगे, बहुत जगह देखोगे मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं इस एग्जाम की तैयारी भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं फौज की भी कर लूं, मैं SSGD भी कर लूं, मैं CRPF की भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, तो व्यवसाय आत्मिका बुद्धिर एकः गुरुनंदन बहुशाखाय अनंतश्च बुद्धाय व्यवसाय नमः। यानी अगर आपने ऐसा किया तो आपकी व्यवसाय भी भ्रष्ट होगा, व्यवसाय नमः, और आपकी बुद्धि भी क्या हो जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी, और उससे आपका व्यवसाय भी क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो अपना लक्ष्य एक रखो। अगर लक्ष्य एक रहेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर सूर्य की किरणों को अगर आप एक जगह फोकस करके रखते हो तो उससे एक जगह आग भी जलाई जा सकती है, अगर आप उसको इकट्ठा करके रखो। लेकिन आप शर्त क्या है, आप उस सूर्य की किरणों को लगातार एकटक होते हुए उसको इकट्ठा करके रखो। अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय रहो कि हमें उस सूर्य की किरणों को इकट्ठा करना है। लेकिन वो कब हो पाएगा, जब आपका लक्ष्य एक होगा। तो दोस्तों इसी तरीके से लगे रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।